हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर्स। मेरा नाम है हुसैन सिद्दीकी और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7th की जो हम इंग्लिश पढ़ रहे थे हनी कॉम। उसके हम 3 क्वेश्चंस जो स्टोरी हम पढ़ रहे थे उसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। हाफ ऑफ द स्टोरी हमारी रह गई थी, उसके लिए मैंने ये सेकेंड पार्ट बनाया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपको फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। Here starts our remaining story, the another part of it, and the first paragraph is: The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. Now this paragraph ends. Let's start its summary. अब हर्मिट ने राजा को कहा कि वो देखिए हमारी तरफ एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। तो राजा ने टर्न किया और उसने देखा मुड़कर कि एक जो आदमी था उस बियर्डेड मैन था। बियर्डेड मैन कहते हैं कि जब जिस इंसान की दाढ़ी होती है वो बियर्डेड मैन कहते हैं। बियर्ड मतलब दाढ़ी को कहते हैं। तो वो बियर्डेड मैन उनकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था और उसके हाथ जो थे उसके स्टमक पर ऐसे प्रेस्ड थे और जिसमें से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो वो भागता हुआ आया और जैसे ही वो हर्मिट और राजा के पास पहुंचा, हर्मिट और किंग के पास, तो वो फेंट हो गया। फेंट का मतलब क्या होता है? फेंटेड। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। बेहोश होना। तो राजा जो इंसान था वो राजा और हर्मिट के पास आकर क्या हो गया, वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। तो राजा और हर्मिट ने क्या किया, उस व्यक्ति के जो है कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट में बहुत ज्यादा एक वाउंड था। वाउंड कहते हैं, यहाँ एक नया वर्ड आया, वाउंड का मतलब होता है जख्म। तो उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति था उसके पेट में एक जख्म था, एक वाउंड था जिसमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। तो जो राजा थे उसने क्या किया, उसने अपना हैंडकरचिफ लिया। हैंडकरचिफ कहते हैं अपने रुमाल को। उसने अपना रुमाल लिया और उससे क्या किया, उससे जो उस व्यक्ति के जो वाउंड था उसे धोया और उसे साफ किया और उसके ब्लड को रोकने की कोशिश की। लेकिन जो ब्लड था वो फ्लो कर ही जा रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उसके वाउंड को रीड्रेस किया, उसे उसमें पट्टी वगैरह बांधी जिससे उसका खून रुक जाए, उसका ब्लड जो है वो फ्लो करना बंद हो जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा जारी रखा क्योंकि जो उसका खून था वो बहुत ज़्यादा बह रहा था। तो जब तक राजा उस व्यक्ति का खून बंद नहीं हुआ तब तक राजा ने उसे रीड्रेस किया। अब आगे क्या होता है, जब वो व्यक्ति को उसने पूरा अच्छे तरीके से वाउंड को उन्होंने रीड्रेस कर दिया, तो अब आगे क्या किया उन्होंने, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। So students, here starts the next paragraph. It says, the man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him, but this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange, bearded man lying on the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. So here this paragraph ends. Let's start its summary. तो राजा होता है, जब उसके वाउंड को ड्रेस कर देता है तो उसे होश आ जाता है। वो उस व्यक्ति जो है वो फेंट नहीं रहता, वो उसे होश आ जाता है। तो वो क्या करता है, होश में आते ही वो कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ पानी दे दो। तो राजा जो होता है वो फ्रेश वाटर लेकर आता है और उसे उस व्यक्ति को, उस पर्सन को देता है और वो उसे पी लेता है। इतनी देर में क्या होता है कि जो अंधेरा हो चुका होता है, तो बाहर हवा ठंडी चल रही होती है। तो जो हर्मिट होता है वो राजा और हर्मिट उसको उठाकर हर्मिट की जो हट होती है उसमें उसे लेकर, एक बेड पर होता है, उस हट में एक बेड होता है, उस पर उसे लिटा देते हैं। जब वो उसे लिटा देते हैं तो वो इंसान क्या करता है, वो पर्सन अपनी आंखें बंद करता है और चुपचाप लेट जाता है। क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, शांति से।
क्वाइट का मतलब शांति से। तो वो शांति से लेट जाता है और जो राजा होता है जब उसे लिटा देता है तो वो भी बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। उसने राजा जो था वो आया, पहले हर्मिट के साथ उसने डिगिंग की और फिर जो वाउंडेड मैन था उसके ज़ख्म को ठीक करने में उसे इतना मेहनत लगी, तो वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तो वो भी ज़मीन पर लेट कर जो होता है वो सो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आँख खुलती है तो उसे एकदम से तभी सब कुछ याद नहीं आता कि सब कुछ क्या हो रहा है, कि कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, और जो उसके बराबर में जो वाउंडेड मैन लेटा है वो कौन है। तभी जो वाउंडेड मैन होता है जब उसने देखा कि जो राजा है वो जाग चुका है, वो उठ गया है, तो वो क्या करता है, वो उससे कहता है कि फॉरगिव मी। फॉरगिव मी का मतलब क्या होता है? फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। फॉरगिव, माफ़ करना। तो वो कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, राजा से कहता है। तो राजा कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ कि तुम कौन हो, और मेरे पास कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है कि मुझे जिसके लिए तुम्हें माफ़ करना पड़े, तो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो वो जो वो व्यक्ति होता है वाउंडेड मैन, वो उससे राजा से माफ़ी क्यों मांगता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि वो जो वाउंडेड मैन था उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। So, students, here is the next paragraph. It says, "You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me." Here, this paragraph ends. Let's start its summary. तो राजा से उसने माफ़ी मांगी। वो कहता है कि आप तो मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। एक बार आपने मेरे भाई को जो है मार दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली थी, मेरी सारी प्रॉपर्टी आपने मुझसे सीज़ कर ली थी। तो मैंने उस वक्त कसम खाई थी कि मैं आपको मार दूंगा। तो जब मुझे पता चला कि आप हर्मिट को विजिट करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके रास्ते में छुप जाता हूँ। जब आप वापस हर्मिट के घर से वापस अपने महल जाएंगे तो मैं रास्ते में आपको मार दूंगा। तो मैं रास्ते में छुपा हुआ था, लेकिन एक दिन बीत गया, आप वापस ही नहीं आए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वहीं चलकर देखता हूँ। तो मैंने अपना हाइडिंग प्लेस छोड़ा और मैं आगे बढ़ा आपकी तरफ आने के लिए। तो रास्ते में आपका मुझे बॉडीगार्ड मिल गया, उसने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचान लेना, रिकॉग्नाइज्ड। जो राजा का बॉडीगार्ड था उसने बियर्डेड मैन को पहचान लिया था। तो उसे पता था कि ये क्यों आया है, तो उसने राजा के बॉडीगार्ड ने उस वाउंडेड मैन को मारा। तो उससे क्या हुआ कि उसके बहुत बड़ा घाव हो गया था। तो कैसे ना कैसे वो उससे एस्केप कर चुका था। एस्केप क्या? एस्केप मतलब उससे बचने के लिए, बचा। तो वहां से उसने अपना बचाव किया और वो भागा। वो भागते भागते हर्मिट के घर पहुंचा। तो कहता है कि मैंने तो आपको मारने की सोची थी, लेकिन जब मैं आपके पास भागकर आया तो आपने मेरे वाउंड्स को ड्रेस किया, मुझे सही से पानी वगैरह पिलाया, मेरा ध्यान रखा। तो अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपको एज अ फेथफुल सर्वेंट आपको सर्व करूँगा, आपकी हमेशा सेवा करूँगा। फेथफुल का मतलब क्या होता है? फेथफुल का मतलब होता है भरोसेमंद। यानी मैं आपके हमेशा एज अ फेथफुल सर्वेंट आपको जो है मैं आपको सर्व करूँगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और सही यही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा, जो मेरे बेटे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि वो एज अ फेथफुल सर्वेंट आपकी सेवा करें। और ये मैं आपके बदले में, आपके एहसान के बदले में यही करना चाहता हूँ। अब आगे क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं कि राजा ने इतनी बात सुनकर क्या सोचा, क्या किया। So, students, here starts our next paragraph. It says, "The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, and to have won him over as a friend.
He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." Here it ends. Let's start its summary. अब जब राजा ने इतनी सारी बात उसकी सुनी वाउंडेड मैन की, तो उसे बहुत खुशी हुई कि उसने अपने जो एनिमी था उसके साथ पीस एग्जैक्ट कर लिया था, पीस बना लिया था। पीस कहते हैं शांति को। पीस मीन्स शांति। उसने शांति से अपना जो सुलह कर लिया था अपने एनिमी के साथ, बिना उससे कोई लड़ाई झगड़ा किए, और वो उस पर जीत भी गया था। एज अ फ्रेंड वो उससे जीत गया था। तब उसने क्या किया, उसने उस वाउंडेड मैन से प्रॉमिस किया कि वो अपने खुद के पर्सनल सर्वेंट्स और अपने ही डॉक्टर्स को भेजेगा ताकि वो वाउंडेड मैन परफेक्टली फिजिकली सही हो सके। और उसने क्या किया, उससे कहा कि मैं आपको अपना डॉक्टर्स भी भेजूंगा और अपने सर्वेंट्स भी भेजूंगा। और साथ ही साथ उसने उससे प्रॉमिस किया कि उसने जो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी वो वापस देगा। इतनी बात करने के बाद जो राजा था वो वाउंडेड मैन को उसकी हर्मिट की हट में छोड़कर बाहर गया। बाहर जाकर उसने जो है वो सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था हर्मिट कहाँ है। तो हर्मिट क्या कर रहा था, वो ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर बैठा हुआ था और वो क्या कर रहा था, सोइंग सीड्स। सोइंग मतलब क्या होता है, सोइंग सीड्स। सोइंग सीड्स का मतलब होता है बीज बोना। तो वो जो हर्मिट जो डिगिंग कर रहा था वो क्यों कर रहा था, ताकि वो बीज लगा सके, पेड़ लगा सके। तो उसने क्या करा था, वो जो राजा ने जो उसकी 2 बेड्स खोद के रखे थे, डिग करके रखे थे, उसमें वो सोइंग कर रहा था, वो अपने बीज बो रहा था। तो वो वापस राजा जो था वो हर्मिट के पास गया वापस, और उसने कहा कि मैं आखिरी बार आपसे भीख मांग रहा हूँ। बैगिंग का मतलब होता है, वो कहता है आई एम बैगिंग यू। तो बैग का मतलब होता है भीख मांगना। तो उसने कहा कि मैं आपसे लास्ट टाइम भीख मांग रहा हूँ कि आपसे जो मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे उनका आंसर्स मुझे दे दीजिए ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूँ। मुझे उन आंसर्स की सख्त ज़रूरत है। तो अब इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स में जो हर्मिट है वो उनको राजा को क्या आंसर देता है। यहाँ पे हमारे कुछ मॉरल्स भी आते हैं। मॉरल्स मतलब सीख मिलना। मॉरल्स मतलब सीख। अब जो राजा को हर्मिट जो आंसर देता है उसमें उसके आंसर्स तो होते ही हैं, साथ में हमारे लिए एक सीख भी मिलती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो हर्मिट था उसने किंग के जो 3 क्वेश्चंस थे उसके आंसर में क्या कहा। So, students, here starts our next paragraph. It says, "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. "How have I been answered? What do you mean?" "Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business." Here it ends. Let's start its summary. हर्मिट क्या कहता है कि आपको तो आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए। तो जो राजा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो हर्मिट ने मुझे किसी भी सवाल का जवाब दिया ही नहीं, तो मुझे मेरे सवाल के जवाब कैसे मिल गए। तो उससे कहता है कि मुझे तो कभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। तो जो हर्मिट होता है वो क्या होता है, वो ज़मीन से खड़ा होता है। वो बोलता है कि जब आप कल मेरे पास आए थे तो आपने मुझे देखा कि मैं ज़मीन में डिगिंग कर रहा था, मैं ज़मीन में गड्ढे खोद रहा था।
अगर आप और आपने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अगर आपको उस वक्त मेरी कमज़ोरी पर, मेरी थकावट पर तरस नहीं आया होता, पिटीड, इसमें एक वर्ड है पिटीड। पिटीड का मतलब होता है तरस खाना। अगर आपको उस वक्त मेरी हालत पर तरस नहीं आया होता तो क्या होता कि आप यहाँ पर रुकते ही नहीं, आप आपने मेरा काम किया, मेरे लिए ये 2 गड्ढे खोदे, अगर आप ये नहीं करते तो हम यहाँ से चले जाते, और हम यहाँ से जाते तो रास्ते में ये जो अंदर वाउंडेड मैन है वो आपको मार देता, और उस वक्त आप क्या सोचते कि काश मैं हर्मिट के साथ ही रुक जाता तो आज मैं मरता नहीं। ये उसने सोचा। तो आपके लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे, और उसी वक्त मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान था। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई, बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे मैंने आपकी जान बचाई, आप मेरे साथ रुके रहे, और वही काम जो आपने मेरे लिए किया, मुझ पर तरस खाकर मेरा काम किया, वो आपने मेरे लिए अपनी अच्छाई दिखाई और मेरे लिए अच्छा किया ताकि मैं थकूँ ना ज़्यादा, मुझे कुछ हो ना जाए। वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था क्योंकि आपने मेरे साथ अच्छाई की। ये था आपका काम। उसी के बाद आप जब हमारे पास ये जो वाउंडेड मैन है ये भागता हुआ आया तो आपने इसके वाउंड्स को ड्रेस किया ताकि ये मर न जाए। अगर आप उसके वाउंड्स को ड्रेस नहीं करते तो वो मर जाता बिना आपसे शांति बनाए, और आपसे माफ़ी भी नहीं मांगता और पहले ही मर जाता। तो उस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? आपने उस वक्त उसकी मदद की, उसके लिए सही समय पर उसके लिए सारा सब कुछ अरेंज किया ताकि वो मर ना जाए। वही आपके लिए सबसे ज़्यादा सही काम था। और उस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान था वो आपका एनिमी, जो अगर आपसे माफ़ी नहीं मांग पाता, अगर वो पहले ही मर जाता तो, और आप उससे शांति भी स्थापित नहीं कर पाते। और उसी वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छाई क्या थी कि आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो था कि आपने उसकी मदद की। आप उसके लिए सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट बिजनेस आपका यही है कि आप दूसरों की मदद करें। तो आपने ये सारे जवाब हर्मिट ने राजा को दिए। अब राजा के दिमाग में कुछ बात आई। अब हर्मिट ने राजा को आगे क्या समझाया जो हमें भी समझाया गया है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा मॉरल्स के रूप में। आगे पढ़ते हैं कि जो राजा था, राजा के द्वारा हमें क्या सीख दी गई। Now let's start our last paragraph. It says, remember, then there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at the particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. Here this story ends. Lastly, let's start its summary and then our story will be completed. अब आगे हर्मिट राजा को भी और हमें भी क्या सीख देता है, इसकी मॉरल्स हमें 3 चीज़ें वो कहता है रिमेंबर मतलब याद रखना। तो रिमेंबर दैट द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ, यानी किसी भी काम को करने का सही वक्त अभी है, जब भी आप जी रहे हैं। अभी करिए। आपने पढ़ा होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। वही चीज़ इस हर्मिट ने राजा से कही कि किसी भी काम को करने का सही समय है अभी। जो भी आपको काम करना है उसे अभी करो, वही टाइम आपके लिए सबसे सही है। आगे का क्या उसने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर यानी निश्चित समय पर, किसी भी समय आप जिस इंसान के साथ हैं वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते फ्यूचर में क्या होगा, आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं, या आप किससे मिलेंगे, आपको कुछ नहीं पता। तो जिसके साथ आप अभी हैं वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तीसरी चीज़ उसने क्या कही, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, यानी जिस इंसान के साथ अभी आप हैं उसके साथ अच्छाई करना, उसके साथ अच्छा करना, यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वी वर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, यानी क्योंकि हमें भगवान ने, अल्लाह ने इस दुनिया में इसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए दुनिया में भेजा है ताकि हम इस दुनिया में आकर लोगों के साथ अच्छाई कर सकें, उनके साथ भलाई कर सकें। ये 3 चीज़ें हमें भी सिखाई गई हैं, और जो हर्मिट था उसने राजा को भी कहा। राजा का सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू समथिंग, तो उसने कहा राइट टाइम टू डू समथिंग इज
नाउ, अभी वक्त सही है। सेकंड क्वेश्चन था कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन से हैं, तो उसने कहा इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो कौन है, जिसके साथ अभी आप हैं, जो आप जिस समय में आप सोच रहे हैं वही इंसान जो आपके साथ बैठा हुआ है, वही जिससे आप बात कर रहे हैं, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है। तीसरा उसका क्वेश्चन था कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए, तो उसने क्या कहा कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि वो लोगों का अच्छाई करे, लोगों के साथ अच्छाई करे, उनकी भलाई करे, यही उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। यही चीज़ हमें भी सीखने को मिलती है कि हमें जब भी कोई काम करना हो, हमें उसे कल पर या बाद में नहीं करना चाहिए, उसे अभी करना चाहिए। अभी हमारा जो टाइम है वही सही टाइम है, और जिनके साथ हम रह रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। और अगर हमें कोई भी काम का पता लगाना है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है, तो वो है लोगों की अच्छाई करना है। हमेशा लोगों के साथ अच्छा कीजिए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि हम इस दुनिया में इसी के लिए आए हैं। यहाँ पर हमारी ये जो स्टोरी थी, द 3 क्वेश्चंस, ये हमारी ख़त्म होती है। इसमें एक छोटी सी पोएम है, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर छोटा वीडियो बना दूंगी ताकि आप उस पोएम को भी समझ पाएँ, और इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप कि आपको ये सारी स्टोरी समझ आई हो। अगर आपको ये स्टोरी समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपको इस पूरी स्टोरी में कहीं भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी आप इस स्टोरी समझ सकें और उन्हें अच्छे से सारी स्टोरी समझ आ सके। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिखाए गए बेल आइकन को प्रेस करके आपने आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन देख सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।